जिसे रोज लोग सुनना पसंद करते हैं। कहने का मतलब है बच्चों, जो कोई आपकी तारीफ कर रहा है और आप खुश हो रहे हो, मतलब आप अपने आप को धोखा दे रहे हो। तारीफ वो नहीं होती जो सामने से की जाए, तारीफ हमेशा वो होती है जो पीछे से की जाए। जब आप चले जाओ ना और पीछे चार इंसान आपकी तारीफ करे ना, वो रियल में तारीफ होती है। और जो लोग आपके सामने तारीफ करे ना, ऐसे लोगों से हमें थोड़ा बचकर चलना चाहिए। गालिब अक्सर कहा करते थे कि नया धोखा मिलने वाला है, तैयार रह ए दिल। नया धोखा मिलने वाला है, तैयार रह ए दिल। कुछ लोग बड़े प्यार से पेश आ रहे हैं, मतलब जब कोई बड़ा प्यार से पेश आए ना, तो समझ लेना कोई नया धोखा मिलने वाला है। तो ये तो बातें थी। और बच्चों, मैं माफी चाहता हूँ, आज थोड़ा लेट हो गया क्योंकि सारी रात सोया नहीं था। कम्युनिटी में भी पोस्ट डाली थी, वो बुक है ना आपकी बच्चों, मतलब कल के दिन में ना वो बुक है ना हम पब्लिकेशन के पास है, भेज देंगे। क्योंकि बुक तैयार करने के लिए बच्चों सारी रात नहीं सोए, और हम और हमारी टीम, तो मैं उन सभी का धन्यवाद करता हूं कि सारी सारी रात ये बच्चों मेहनत आपके लिए की जा रही है। क्योंकि है ना बुक के 50 क्वेश्चन लिखते ही ना उनकी पहले फोटोकॉपी निकाल के करेक्शन करनी होती है, बहुत टाइम लग जाता है। छोटी छोटी चीजें दिखाई नहीं देती, उसके पीछे जब बुक आएगी ना, इसके पीछे एक आपके प्रदीप सर नहीं होंगे, पूरी है ना टीम का दिन रात की एक अथक मेहनत होगी। और इस बुक में ना आपको 22 के 22 जिले बिल्कुल डिटेल से, और 22 के 22 जिलों के बाद कम से कम 85 टॉपिक मिलेंगे। और उसके बाद क्वेश्चन मिलेंगे 3 से मतलब 1000 क्वेश्चन के 4 ऑप्शन होते हैं, एक क्वेश्चन के चारों को अलग अलग डिफाइन किया हुआ है। ऐसी बुक के मास्टरपीस बनाने की तैयारी चल रही है। परमात्मा ने मां सरस्वती का आशीर्वाद रहा तो ये बुक आपको बहुत ज्यादा पसंद आएगी, और दिन रात इस पर लगे हुए हैं। बच्चे कमेंट कर रहे हैं, हमें भी होता है, बच्चे को हम कह देते हैं बुक आएगी, लेकिन बुक में बच्चों टाइम बहुत लगता है। अगर अच्छी चीज बनाए तो उसमें टाइम लगेगा। तो आज के हम लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। सभी को गुड आफ्टरनून, नमस्ते। आज बड़े लेटेस्ट एग्जाम के ये जो क्वेश्चन मैं अभी हाल ही में करा रहा हूँ ना, ये कोई छोटा एग्जाम नहीं है, एसएससी के बड़े बड़े लेवल के एग्जामों के क्वेश्चन है। तो ये आ जाया था वर्ष 1975 से 1977 के बीच में क्या लगा था बच्चों? आपातकाल लगा था। क्या लगा था? आपातकाल लगा था। इमरजेंसी बोलते हैं जिसको, आपातकाल आर्टिकल 352 में वर्णन मिलता है, 356 में मिलता है और 360। 352 में जब कोई दूसरा देश हम पर आक्रमण कर दे, जब दूसरा देश हम पर आक्रमण करते तो 352, जरूरी नहीं है 352 लगे, लेकिन अगर प्रधानमंत्री और मंत्री परिषद चाहिए तो राष्ट्रपति को लगाना होता है। 356 होता है जब राज्य में आपातकाल, जब राज्य की संवैधानिक मशीनरी है ना वो काम करना बंद कर दे। और 360 होता है वित्तीय आपातकाल। क्या होता है बच्चों? वित्तीय आपातकाल होता है। 352 का 3 बार प्रयोग हुआ था, 1961-62 में चीन युद्ध के टाइम में, 71-72 में बांग्लादेश वाले टाइम में, और 75 से 77 के बीच में ये 3 बार आपातकाल लगा था। और 2 बार ना किसके टाइम में लगा था बच्चों? इंदिरा गांधी के टाइम में ये आपातकाल लगा था। ठीक है, तो 356 का प्रयोग बच्चों 110 से भी ज्यादा बार किया जा सका है, और अकेला इंदिरा गांधी के टाइम में ना इसका प्रयोग 50+ बार किया था। 360 का प्रयोग अभी तक एक बार भी नहीं हुआ है। तो ये कहता है 1975 से 77 के बीच में आपातकाल के दौरान भारत के प्रधानमंत्री कौन होते थे? तो श्रीमती इंदिरा गांधी भारत की क्या होती थी? प्रधानमंत्री होती थी। और बच्चों इस टाइम है ना एक ग्रंथ आया था जिसका नाम था सुबर ज्योत्सना। सुबर ज्योत्सना, उसमें ना आपातकाल का वर्णन है कि किस प्रकार है ना, मतलब पहले न्यूज़पेपर छपने से पहले ना इंदिरा गांधी के पास आते थे और संजय गांधी जी क्या करते थे? न्यूज़पेपर को पढ़ते थे और बाद में ना वो पब्लिश होने के लिए भेजा जाता था। तो सुबर ज्योत्सना में इस आपातकाल का वर्णन है। फखरुद्दीन अली अहमद के टाइम में, तो बच्चों ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो राजीव गांधी के टाइम में ना बच्चों आपको पता है 61वां संविधान संशोधन के तहत वोट डालने की एज 21 वर्ष से 18 वर्ष कर दी गई थी, और ये सबसे युवा प्रधानमंत्री होते थे। मोरारजी देसाई बच्चों पहले गैर कांग्रेसी सीएम थे, पहले गैर
कांग्रेसी सीएम कौन थे? मोरारजी देसाई। और मोरारजी देसाई का ना जन्मदिन बच्चों 4 साल में एक बार आता है, क्योंकि 29 फरवरी को इनका जन्म हुआ है। देखो मोरारजी देसाई तो 4 सालों में एक बार जन्मदिन बनाते थे, और हम है ना 1 साल में 4 बार जन्मदिन बना लेते हैं। 10th वाली डीएमसी का अलग बना लेते हैं, रियल वाला अलग बना लेते हैं, अपना अलग बना लेते हैं, और अपनों का अलग बना लेते हैं। अपनों का मतलब कहीं और फीलिंग मत ले जाना, मतलब मैं बता रहा हूं आज हम फीलिंग के चक्कर में 4 बर्थडे मनाते हैं साल में, और ये 4 सालों में एक बार बर्थडे मनाया करते थे। तो ऐसे भी रहेगा। और जो चौधरी चरण सिंह है ना बच्चों, इन्होंने ना अपने शासनकाल के दौरान कभी भी लोकसभा का सामना नहीं किया था, और लोकसभा का सामना करने से पहले इन्होंने इस्तीफा दे दिया था। बड़े किसान, सुंदर किसान नेता होते थे। सर रिफ्रेश करना। तो एक क्वेश्चन से बच्चों 4 क्वेश्चन बनाना सीख जाओ। नमस्ते ले ली है आपकी जी, माफिया जी। चरण सिंह, इंदिरा गांधी, बहुत बच्चे हैं। नेम क्या है सर बुक का? ट्विटर ऑफ हरियाणा के नाम से बुक आएगी, और पूरी कोशिश रहेगी बच्चों बुक को जबरदस्त तरीके से करने की। ठीक है, थोड़ा सा मतलब हो जाता है बच्चों देरी, माफी चाहते हैं। ठीक है, आगे आता है बच्चों लॉर्ड कर्जन द्वारा प्रकल्पित विक्टोरिया। देखो लॉर्ड कर्जन द्वारा प्रकल्पित विक्टोरिया मेमोरियल शहर की चरमोत्कर्ष वास्तुकला का प्रतिनिधित्व करता है। तो ये बच्चों कौन करता है? कोलकाता करता है। कौन करता है? विक्टोरिया मेमोरियल शहर है ना लॉर्ड कर्जन है ना, लॉर्ड कर्जन है ना, इन्होंने ही क्या किया था बच्चों? बंगाल विभाजन किया था। क्या किया था? लॉर्ड कर्जन ने क्या किया था? बंगाल विभाजन। और इसने बंगाल को बच्चों 2 हिस्सों में बांट दिया था। एक हिस्से में इसने हिंदुओं को रखा, और एक हिस्से में इसने मुसलमानों को डाल दिया था। और लॉर्ड कर्जन को ही डिवाइड एंड रूल, वैसे तो अंग्रेजों की ये पॉलिसी है, डिवाइड एंड रूल भी लॉर्ड कर्जन को सामने और ज्यादा सामने आई थी। और दिल्ली है ना बच्चों, दिल्ली दरबार 1911 में लगा था, और इसमें बंगाल विभाजन को क्या कर दिया गया था? रद्द। और दिल्ली दरबार में ही राजधानी कौन सी बनेगी? दिल्ली की घोषणा की गई। और दिल्ली राजधानी कब बनी थी? 1 अप्रैल 1912 को दिल्ली भारत की क्या बनती है? राजधानी। घोषणा 1911 में हुई थी। ठीक है, तो ये याद कर लेना बच्चों, यहाँ से क्वेश्चन आएगा। कोलकाता में बंगाल ये लॉर्ड कर्जन द्वारा प्रकल्पित विक्टोरिया मेमोरियल शहर के वास्तुकला, ये बच्चों विक्टोरिया क्रॉस वाला है ना, ये 1906 से लेकर ना इसका निर्माण 1921 के बीच में चला था। कहां पर? कोलकाता में इसका निर्माण चला था। तो ये याद कर लेना। तो यहां से कोई दिक्कत हो तो आप बता देना बच्चों, बहुत इंपॉर्टेंट है। ये सारे के सारे वो क्वेश्चन है जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से आपसे पक्के पूछे जाएंगे। कोलकाता सभी का सही जवाब है, आ रहा है। बहुत अच्छी बात है बच्चे, बहुत अच्छी बात है। थैंक यू बच्चों सभी को। ठीक है, अब आगे क्वेश्चन आता है बच्चों, सबसे इंपॉर्टेंट है कि खालिस्तानवे संविधान संशोधन के तहत 2002 से भारत के सभी बच्चों के लिए मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा को प्राथमिकता दी गई। 86वां, 85वां, 84वां, 86वां। तो बच्चों 86वें संविधान संशोधन के तहत है ना 2002 में क्या किया गया? इसमें ना बच्चों 6 से लेकर 14 वर्ष तक के बच्चों को ना निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा, कौन सी शिक्षा की व्यवस्था की गई थी बच्चों? निःशुल्क व अनिवार्य शिक्षा। ये पेपर में पक्का आता है बच्चों, ये हमारे मौलिक कर्तव्य में भी है, और ये हमारे मौलिक अधिकारों में भी इसको शामिल किया। मौलिक कर्तव्यों में तो ये कहा जाता है माता पिता का दायित्व है कि अपने 6 से लेकर 14 वर्ष तक के बच्चों को, क्योंकि 11वां मौलिक कर्तव्य यही जोड़ा गया था। मूल संविधान में हमारे मौलिक कर्तव्य नहीं थे। इन्हें बच्चों सरदार स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर 1976 में बाद में 42वें संविधान संशोधन द्वारा इनको जोड़ा गया था। ये सारे के सारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बच्चों वो सिलेक्टेड क्वेश्चन है जो एग्जाम में आएंगे। सभी का हंसराज जी यहाँ बिल्कुल सही है। मोहित, रितु सभी को नमस्ते, राम राम। तो ये क्वेश्चन एग्जाम में बनेंगे बच्चों। ठीक है, आगे क्वेश्चन आता है बच्चों, हुमायूं के उत्तराधिकारी का जन्म। हुमायूं के, ये पूछना चाहता है हुमायूं के किस उत्तराधिकारी का जन्म? हुमायूं के उत्तराधिकारी का जन्म हुमायूं के निर्वासन काल में हुआ, और वह उत्तराधिकारी, ये पूछना चाहता है बच्चों, वह उत्तराधिकारी 13 वर्ष का था तब उसकी मृत्यु हो गई थी। ये पूछना चाहता है हुमायूं के उत्तराधिकारी। हुमायूं का उत्तराधिकारी नाम आते ही दिमाग में अकबर आ जाना चाहिए यार, इतना तो डीप क्वेश्चन ही नहीं है।
का जन्म हुमायूं के निर्वासन काल में हुआ था और बाद में वह उत्तराधिकारी जब 13 वर्ष का था। अरे मैं बता देता हूँ, वैसे ना अकबर है ना बच्चों, इसका जन्म 1542 में अमरकोट में हुआ था। कहाँ पर हुआ था? अमरकोट में। गुरुजी कहाँ पर हुआ था? तो राजा वीरसाल के महल में अकबर का जन्म हुआ और अकबर का राज्याभिषेक है ना 14 फरवरी 1556 को अकबर का राज्याभिषेक हुआ था। वैसे तो 14 फरवरी बच्चों याद कर लेते हो, एक हफ्ता पहले ही लग जाते हो। बोला गुरुजी 1.5 सीट आ गई, आज चॉकलेट डे है, आज टेडी डे है, आज फला डे है, आज ये डे है, स्लेप डे है, वैलेंटाइन डे है। लेकिन ये भी याद करना अकबर का राज्याभिषेक हुआ था। बाबर का जन्म भी 14 फरवरी 1483 को मध्य एशिया फरंगना में हुआ था। सुषमा स्वराज जी का भी जन्म भी हुआ था और जो पुलवामा वाला अटैक हुआ था वो भी 14 फरवरी को हुआ था। तो ये याद कर लेना। तो 14 फरवरी 1556 को कलानौर में अकबर का क्या हुआ था? ये राज्याभिषेक हुआ था। किसने किया था? गुरुजी बैरम खान ने इसका क्या किया था। हालांकि उस टाइम एज अकबर की 14 वर्ष थी और यहाँ पर क्या दिया गया है? 13 वर्ष दिया गया। कोई बात नहीं है, हो जाता है, इतना चलता है। जहांगीर का शासनकाल पूछे तो बच्चों 1605 से लेकर 1627 तक जहांगीर का शासनकाल था और जहांगीर के शासनकाल को ही बच्चों चित्रकला का क्या कहा जाता है? स्वर्ण काल कहा जाता है। और शाहजहां का शासनकाल बच्चों 1627 से लेकर 1658 ईस्वी था और स्थापन कला का इसके शासनकाल को स्वर्ण काल कहा जाता है, क्योंकि आगरा का जो लाल किला है ना वो विश्व अजूबों में क्या है बच्चों? शामिल है। ठीक है। और बाबर है ना बच्चों, इसका शासनकाल 1526 से लेकर 1530 में, और इसी ने पानीपत का पहला युद्ध जीतकर मुगल वंश की नींव रखी थी। अकबर का शासनकाल 1556 से 1605 और इसके शासनकाल को हिंदुओं का क्या कहा जाता है बच्चों? हिंदुओं का स्वर्ण काल किसके शासनकाल को कहा जाता है? अकबर के शासनकाल को कहा जाता है। सभी को नमस्ते, राम राम। उमर शेख मिर्जा एंड को सभी सही दे रहे हैं, बिल्कुल। हाँ, बैरम खां के द्वारा इसका क्या हुआ था? राज्याभिषेक हुआ था। सभी के जवाब बहुत अच्छे आ रहे हैं। बटरफ्लाई जी नमस्ते। तो सभी को एक क्वेश्चन से ना बच्चों, जिस दिन ना आप एक क्वेश्चन से ना 10 क्वेश्चन बनाना सीख जाओगे ना, उस दिन आपको जीके से ना ऑटोमेटिक प्यार हो जाएगा। और जीके है बच्चों बहुत अच्छे से आएगी, कोई दिक्कत नहीं है। बस है ना आप बर्डन मत लिया करो किसी भी प्रकार का। जब बर्डन लेते हो ना बच्चों, आप जब उदास होते हो ना तो हमें भी खुशी नहीं होती है। तो ये है ना मतलब आपको समझ आना चाहिए बच्चों। जीके को जितनी बार रिपीट करोगे ना, रिपीट पे रिपीट जीके है ना इतनी अच्छी हो जाएगी, आप इमेजिन भी नहीं कर सकते बच्चों। आगे आता है अकबर के बाद सत्ता संभालने वाले उसके पुत्र सलीम को, ये क्या कहना चाहता है बच्चों? अकबर के बाद सत्ता संभालने वाले उसके पुत्र सलीम को खालिस्तान का खिताब मिला, जिसका अर्थ है विश्व विजेता। तो अकबर के बाद सत्ता संभालने वाले उसके पुत्र सलीम को ना किसका खिताब मिला था बच्चों? जहांगीर का खिताब मिला था। और जहांगीर का अर्थ क्या है? जहांगीर का अर्थ क्या होता है बच्चों? विश्व विजेता होता है। आगामी एग्जाम में ये आ सकता है। जहांगीर का अर्थ क्या होता है? विश्व विजेता, जहां को जीतने वाला। जैसे सिकंदर है ना विश्व विजेता, तो वो भी नहीं बन पाया था। हाँ, समरकंद को जीता था बाबर, वो बहुत अच्छे से करवा चुका हूँ रजत जी, वो देख लेना, बहुत अच्छे से करवा चुका हूँ। नूरजहां से शादी है ना रजत 1609 में शादी नहीं की थी। नूरजहां से शादी है ना वो बाद में की थी बच्चों, 1609 की वो शादी नहीं है, तो थोड़ा सा ध्यान रख लेना। और नूरजहां है ना बच्चों वो है ना अली कुली की क्या होती थी? विधवा होती थी। हाँ, 1569 में इसका जन्म हुआ था। जहांगीर का 1569 में क्या हुआ था? जहांगीर का जन्म हुआ था। और ये पूछा जाता है बच्चों जहांगीर है ना, ये सबसे इंपॉर्टेंट है, ये किसके आशीर्वाद से पैदा हुआ था? शेख सलीम चिश्ती के आशीर्वाद से पैदा हुआ था। शेख सलीम चिश्ती के आशीर्वाद से पैदा हुआ था। इसीलिए बचपन में अकबर इसे क्या बुलाया करता था बच्चों? अकबर इसे बचपन में क्या कहकर बुलाया करता था? शेखू बाबा कहकर बुलाया करता था। और जहापना नगर है ना, ये बच्चों जहापना ये है ना एक शहर है जो मतलब शाहजहां ने बसाया था। जहापनाबाद शहर है ना वो अपने नाम पर शाहजहां ने बसाया था। और जहापनाबाद को पुरानी दिल्ली भी कहा
जाता है। और शाहजहां है ना वो अपनी राजधानी है ना कहाँ लेकर आया था? दिल्ली, क्योंकि अकबर के टाइम में फतेहपुर सीकरी को अकबर ने राजधानी बनाया, बाद में लाहौर को बनाया, और शाहजहां अपनी राजधानी कहाँ लेकर आया था? दिल्ली लेकर आया था। और बादशाह की उपाधि धारण करने वाला पहला राजा कौन होता था बच्चों? बाबर होता था। और शाहजहां है ना, इसका मैंने बताया शासनकाल 1627 से लेकर 1658 तक था। और 1658 में औरंगजेब इसको कैद कर लेता है। और इसकी ना बच्चों 1666 में ना आगरा के किले में कैद के दौरान शाहजहां की क्या हो गई थी? मृत्यु हो गई थी। तो देखो एक क्वेश्चन है और एक क्वेश्चन से हमने कितने क्वेश्चन बना लिए। जीके पढ़ने का ना यही सबसे अच्छा तरीका होता है। और ये जो हमने सीरीज स्टार्ट कर रखी है, इससे आपको बच्चों कितनी हेल्प मिल रही है ये हमें कमेंट करके जरूर बताना बच्चों। ठीक है, आगे पढ़ते हैं बच्चों। ठीक है, खालिस्तान को उनकी एक्सरे की खोज के लिए 1901 में भौतिकी में पहला नोबेल पुरस्कार मिला था। यानी ये पूछना चाहता है बच्चों जो एक्सरे है ना उसकी खोज किसने की थी? तो बच्चों एक्सरे की खोज है ना विल्हेम रोएटजन ने की थी। किसने की थी? विल्हेम रोएटजन ने किसकी खोज की थी बच्चों? एक्सरे की खोज की थी। और ये इंपॉर्टेंट है बच्चों, एक्सरे की खोज से ना मतलब भौतिकी में यहाँ बहुत ज्यादा क्या आया था? परिवर्तन आ गया था। मतलब इसकी खोज के लिए ना 1901 में भौतिकी का पहला नोबेल पुरस्कार किसको मिला था? विल्हेम रोएटजन को मिला था। और नोबेल पुरस्कार किसकी याद में दिए जाते हैं बच्चों? एल्फ्रेड नोबेल की याद में दिए जाते हैं। एल्फ्रेड नोबेल कहाँ का वैज्ञानिक था गुरुजी? स्वीडन का वैज्ञानिक था। और जो नोबेल पुरस्कार दिए जाते हैं वो कहाँ पर दिए जाते हैं बच्चों? स्वीडन की कैपिटल स्टॉकहोम में दिए जाते हैं। लेकिन एक पूछा जाता है कौन सा पुरस्कार शांति का पुरस्कार है ना वो नॉर्वे की कैपिटल कहाँ पर दिया जाता है? शांति का नोबेल पुरस्कार बच्चों नॉर्वे की कैपिटल ओस्लो में दिया जाता है। तो ये याद कर लेना, एल्फ्रेड नोबेल कहाँ के निवासी थे? स्वीडन के निवासी हुआ करते थे। और इन्होंने ही पूछा जाता है, एचएसएससी बहुत बार पूछती है, एल्फ्रेड नोबेल ने डायनेमाइट की खोज किसने की थी? एल्फ्रेड नोबेल ने। और नोबेल पुरस्कार की शुरुआत 1896 में हुई थी। और 1901 में ही ना नोबेल पुरस्कार बच्चों हेनरी डुनांत को भी मिला था। और ये पेपर में आता है, हेनरी डुनांत है ना इसने किसकी स्थापना की थी बच्चों? रेड क्रॉस की स्थापना किसने की थी? हेनरी डुनांत ने रेड क्रॉस की क्या की थी? स्थापना की थी। तो ये सारे क्वेश्चन है ना बच्चों किसने मतलब वो कुत्ते के इंजेक्शन की वैक्सीन खोजी थी। ऐसे है ना देखोगे कोई दिक्कत नहीं है। क्वेश्चन है ना बच्चों थोड़ा सा ना मतलब आपको हाँ 1969 में इकोनॉमिक्स में रजत जी नोबेल पुरस्कार डाल दिया गया था, पहले उसमें नहीं था। तो ये चीजें है ना बच्चों एग्जाम में ना आएगी और इसको थोड़ा सा आपको ध्यान में रखना है। आगे आता है बच्चों एशिया की सबसे लंबी नदी कौन सी रहेगी? ये एशिया की सबसे लंबी नदी की बात कर रहा है, यानी भारत की लंबी नदी नहीं पूछ रहा, एशिया की सबसे लंबी नदी। तो ये बच्चों यांग तजे नदी रहेगी। कौन सी रहेगी? यांग तजे नदी रहेगी। और यांग तजे नदी है ना बच्चों ये कहाँ पर प्रभावित होती है? चीन में प्रभावित होती है। कहाँ पर प्रभावित होती है? ये विक्टोरिया से कौन सी निकलती है? नील नदी विक्टोरिया जलप्रपात से निकलती है। रिये मंटारो अमेजन वाला हो गया। तो हमें ये याद करना है एशिया की सबसे लंबी नदी का नाम कौन सा रहेगा? यांग तजे नदी रहेगी। ठीक है, हेनरी डुनांत, रेड क्रॉस, बिल्कुल सुनील प्रियार जी, कुत्ते के काटने का टीका, लुई पास्चर, बहुत अच्छे, सभी सही जा रहे हो। हेनरी डुनांत को प्रवीण जी 1901 में। तो नील नदी है ना ये एशिया की सबसे लंबी नदी का नाम कौन सा रहेगा? नील नदी रहेगा। ये एग्जाम में आएंगे बच्चों। सॉरी नील नदी नहीं, यांग तजे नदी रहेगा। कौन सा रहेगा? ये चीन में प्रभावित होती है। तो थोड़ा सा इस बारे में आपको और डिटेल से जानना है। आगे आता है भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? ये दोनों क्वेश्चन एक ही एग्जाम में आए थे। भारत की सबसे लंबी नदी है ना बच्चों, वैसे तो ना देखा जाए तो सिंधु नदी लंबी नदी है, लेकिन सिंधु नदी है ना इसका जो क्षेत्रफल है वो संपूर्ण रूप से भारत में नहीं है, इसलिए कौन सी नदी रहेगी? गंगा। और गंगा का 2525 किलोमीटर रहेगी। तो बच्चों याद कर लेना भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी हो जाएगी? वैसे तो सिंधु हो जाएगी, लेकिन इसका ज्यादातर हिस्सा है ना वो भारत में ना होने के कारण ना तो कौन सी हो जाएगी? गंगा हो जाएगी। और सिंधु नदी समझौता है ना
किसके बीच में हुआ था? भारत और पाकिस्तान के बीच में सिंधु नदी जल समझौता हुआ था, जिसके तहत लगभग 80% इसका पानी है ना पाकिस्तान यूज करता है, हम थोड़ा सा पानी इसका यूज करते हैं। तो ये याद कर लेना बच्चों, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ये पेपर में पक्की आती है। ब्रह्मपुत्र नदी मानसरोवर तिब्बत से निकलती है, तो ये कावेरी केरकारा की पहाड़ियों से निकलती है। और ये सारी के सारे नदियां ना बच्चों बड़ी इंपॉर्टेंट नदियां हैं। दक्षिण की गंगा किसे कहा जाता है? ये सारे के सारे क्वेश्चन एग्जाम में आ जाते हैं। आगे क्वेश्चन आता है बच्चों, ये देखो, खालिस्तान। खालिस्तान तब होता है जब सरकार का व्यय कुल आमदनी से अधिक होता है और उसे कर्ज लेना पड़ता है। जब सरकार का व्यय, यानी सरकार का व्यय है ना, उसकी आमदनी से क्या हो, ज्यादा हो, और सरकार को कर लेना पड़े, तो उसको क्या कहा जाएगा? तो सरकार को कर लेना, हाँ 1960 में हुआ था समझौता। बिल्कुल सभी के जवाब सही आ रहे हैं। तो उसको क्या कहते हैं बच्चों? राजकोषीय घाटा कहेंगे। उसको कौन सा घाटा कहेंगे? कल भी राजकोषीय घाटे के बारे में बताया था। बिल्कुल रजत जी सही जवाब दे रहे हो, ठीक है। तो ये खालिस्तान तब होता है जब सरकार का व्यय कुल आमदनी से अधिक होता है और उसे कर्ज लेना पड़ता है, उसे क्या कहा जाता है? राजकोषीय घाटा कहा जाता है। और संविधान में बजट शब्द का वर्णन नहीं है, इसे वार्षिक वित्तीय विवरण कहा जाता है। तो बजट का संविधान में कोई वर्णन नहीं है। तो ये चीजें है ना बच्चों एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट हो जाएगी। आगे आता है बच्चों, खालिस्तान ने ना इलेक्ट्रॉन की खोज की थी। 1897 में इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की थी? एडिशन। आपको पता है बच्चों क्या बनाया था? बल्ब बनाया था। न्यूटन ने ना गुरुत्वाकर्षण का सिद्धांत दिया था। तो जे जे थॉमसन ने बच्चों 1897 में ना इलेक्ट्रॉन की खोज की थी। ये एग्जाम में ना बहुत बार, हाँ गोदावरी दक्षिण की गंगा, रजत जी बिल्कुल। तो ये सारे के सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है बच्चों की खालिस्तान ने ना 1896 में इलेक्ट्रॉन की खोज की थी। तो किसने की थी? जे थॉमसन ने ना इलेक्ट्रॉन की क्या की थी बच्चों? खोज की थी। किसने की थी? जैसे रोएटजन ने ना एक्सरे की क्या की थी? खोज की थी। और इसने किसकी खोज की थी? इलेक्ट्रॉन की खोज की थी। एग्जाम में ना बच्चों ये क्वेश्चन आएंगे, थोड़ा सा याद कर लेना। एडिशन ने ना, एडिशन का जो बल्ब है ना वो तो बहुत ज्यादा फेमस हुआ था, और न्यूटन का गुरुत्वाकर्षण का वो सेब आ गिरा था, आपने सुना होगा ना। आगे क्वेश्चन आता है बच्चों, 1799 ईस्वी में महाराजा सवाई प्रताप सिंह, ये याद कर लेना, महाराजा सवाई प्रताप सिंह ने किस भारतीय स्मारक का निर्माण करवाया था? तो ये बच्चों मैसूर पैलेस तो कर्नाटक में है। और कितने आंगल मैसूर युद्ध हुए थे? तो पेपर जैसे 1767 से लेकर 69 तक पहला आंगल मैसूर युद्ध हुआ था। 1780 से लेकर 84 तक दूसरा आंगल मैसूर युद्ध हुआ था। 1790 से लेकर 92 तक तीसरा आंगल मैसूर युद्ध हुआ था। और 1799 में चौथा आंगल मैसूर युद्ध हुआ था। पहले में कौन जीत गया था बच्चों? हैदर अली और अंग्रेजों के बीच में हुआ, हैदर अली जीता। और दूसरे में ड्रा हो गया, हालांकि हैदर अली की मृत्यु हो गई। और तीसरे में ना टीपू सुल्तान की क्या हो जाती है? हार हो जाती है। और चौथे में टीपू सुल्तान की क्या हो जाती है बच्चों? मृत्यु हो जाती है। इसे शेर ए मैसूर कहा जाता है। लेकिन क्वेश्चन है, महाराजा सवाई प्रताप सिंह ने किस भारतीय स्मारक का निर्माण करवाया? तो महाराजा सवाई प्रताप सिंह ने हवा महल का, बिल्कुल माफिया सभी का, प्रोटॉन की रदरफोर्ड ने, बिल्कुल चरणजीत जी बिल्कुल, प्रोटॉन की रदरफोर्ड ने, इलेक्ट्रॉन की थॉमसन ने, और एक्सरे की रॉयटजन ने खोज की थी। ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से क्वेश्चन बनेगा ही बनेगा। हवा महल बहुत बार पेपर में, हाँ युद्ध बता रहे हो क्या? सारे के सारे मैं बताऊंगा बच्चों। एक युद्ध ये ना टॉपिक है ना, मैं डिटेल से भी डाल दूंगा। पहला युद्ध है ना किस संधि के तहत समाप्त हुआ? कौन सा मंगलोर की हुआ? कौन सा मद्रास की हुआ? कौन सा श्रीरंगापट्टनम की संधि के साथ युद्ध समाप्त हुए? तो एग्जाम में ये सारे के सारे क्वेश्चन आएंगे। तो इसका आंसर हवा महल रहेगा, ठीक है बच्चों। आगे क्वेश्चन आता है कि सबसे इंपॉर्टेंट, निम्नलिखित में किस देश की में दुनिया की सबसे बड़ी संसद है? निम्नलिखित में किस देश में दुनिया की सबसे बड़ी संसद है? पहले तो आपको पता होना चाहिए बच्चों, दुनिया में सबसे बड़ी आबादी किसकी है? चीन की। और दूसरे नंबर पे कौन आता है? भारत आता है। तो चीन की आबादी बड़ी है, तो चीन की संसद भी क्या हो जाएगी? बड़ी हो जाएगी। तो चीन की संसद का नाम आ सकता है नेशनल पीपल्स
कांग्रेस। नेशनल पीपल्स कांग्रेस किसकी संसद का नाम है? चीन की। और भारत की संसद को तो क्या कहा जाता है? संसद ही कहा जाता है। जापान की संसद को क्या कहा जाता है? डाइट। ऐसे भी क्वेश्चन आ जाते हैं। इसकी सेना विदेशी ढंग से सुसज्जित थी। हाँ रजत जी, अगर आप याद करोगे ना, मतलब जो नासा का हेडक्वार्टर है ना, उसके बाहर टीपू सुल्तान का फोटो लगा हुआ है, क्योंकि सबसे पहले रॉकेट का प्रयोग टीपू सुल्तान ने ही सबसे पहले रॉकेट का प्रयोग किया था। और इसकी तलवार है ना, वो विजय माल्या भारत लेकर आए थे। उसके बाद बैंकों ने उनको क्या देना स्टार्ट कर दिया? लोन देना स्टार्ट कर दिया। लोन लेते ही भाई साहब फीलिंग लेने चले गए, मुड़ के आए ही नहीं। तो ये चीजें आपको याद करनी है बच्चों। वैसे नहीं है कि मतलब आज पढ़ रहे हो, आज क्वेश्चन आसान लग रहे हैं, कल को याद ना हो। ये इम्पोर्टेंट है बच्चों। पुस्तक निम्नलिखित में कौन ए पैसेज टू इंग्लैंड, ये पुस्तक का नाम देखो, ए पैसेज टू इंग्लैंड, ये किसने लिखी थी? ये बच्चों निदर सिंह चौधरी ने लिखी थी। किसने लिखी थी? निदर सिंह। एक अज्ञात भारतीय की कहानी भी पूछी जाती है बच्चों, निदर सिंह चौधरी की। खुशवंत सिंह की एक ट्रेन टू पाकिस्तान पूछी जाती है। मिडनाइट चिल्ड्रन सलमान रुश्दी की सलमान रुश्दी की कौन सी पूछी जाती है? मिडनाइट चिल्ड्रन पूछी जाती है। तो ये पुस्तकें है ना, मैंने बच्चों मतलब आपके कोर्स में ना पुस्तकें बहुत सी करवा रखी है, वहां पर देख लेना। तो बच्चों ये एक नई पुस्तक है, ए पैसेज टू इंग्लैंड, किसकी रचना थी? निदर सिंह चौधरी की रचना थी। एग्जाम में ये क्वेश्चन पक्का आएगा सर, रिफ्रेश कर दो एक बार। आगे आता है महात्मा गांधी ने, इंपॉर्टेंट है बच्चों, महात्मा गांधी ने किस वर्ष में नेटाल भारतीय कांग्रेस का गठन किस वर्ष किया था? अरे रजत जी सॉरी वाले कोई बात नहीं है भाई, ठीक है। तो महात्मा गांधी ने खाली किस वर्ष में नेटाल भारतीय कांग्रेस का गठन किया था? तो ये बच्चों 1894 में किया था। क्योंकि 1893 में ना महात्मा गांधी कहाँ चले गए थे बच्चों? अफ्रीका चले गए थे। गुरुजी क्यों गए थे? अब्दुल्ला नामक व्यक्ति का केस लड़ने चले गए थे। और 1915 को बच्चों गांधी लौटते हैं 9 जनवरी को, और इसी दिन ना NRI डे मनाया जाता है। कौन सा डे? NRI डे मनाया जाता है गांधी की वापसी की खुशी में। और 1884 में ना भारतीयों के साथ ना अफ्रीका में क्या ना हो? भेदभाव ना हो। भारतीयों के साथ अफ्रीका में भेदभाव ना हो, उसके लिए किसका? हाँ, तो याद कर लेना बच्चों उसके लिए। हाँ पानी पी लेते हैं बच्चों। तो उसके लिए किसकी स्थापना हुई थी बच्चों? नेटाल कांग्रेस की। और महात्मा गांधी का बच्चों पहला सत्याग्रह भी अफ्रीका में था। भारत में 1917 में कौन सा था? चंपारण। तो ये चीजें याद रखना, कम से कम एग्जाम में क्वेश्चन, ये सारे के सारे एग्जाम में मैं करवा रहा हूं ना, ये क्वेश्चन आए हुए हैं बच्चों, किसी ना किसी एग्जाम में ये क्वेश्चन बनेंगे। तो थोड़ा सा ध्यान रख लेना इन क्वेश्चनों का। आगे आते हैं, बांग्लादेश मुक्ति युद्ध कब समाप्त हुआ था? और बांग्लादेश को ना, पहले तो मैं बता देता हूँ, स्वतंत्रता है ना किसके प्रयासों से मिली थी? श्रीमती इंदिरा गांधी के प्रयासों से मिली थी। बांग्लादेश को स्वतंत्रता श्रीमती इंदिरा गांधी जी के प्रयासों से बांग्लादेश को क्या मिली थी? स्वतंत्रता मिली थी। बांग्लादेश मुक्ति युद्ध कब समाप्त हुआ? ये बच्चों 16 दिसंबर 1971 को समाप्त हुआ। और बांग्लादेश का ना पुराना नाम पूछा जाता है, क्या था गुरुजी? तो बांग्लादेश का बच्चों पुराना नाम पूर्वी पाकिस्तान होता था। बांग्लादेश का पुराना नाम क्या होता था? बांग्लादेश का ना पुराना नाम क्या होता था बच्चों? बांग्लादेश को हम पुराने टाइम में किस नाम से जाना करते थे? तो बांग्लादेश को पुराने टाइम में हम बच्चों पूर्वी पाकिस्तान के नाम से जाने जाते थे। और बांग्लादेश का निर्माण अगर भारत की जो सहायता से हुआ था ना, तो बांग्लादेश ने क्या किया बच्चों? जो किसने लिखा था? रविंद्रनाथ टैगोर जी ने। रविंद्रनाथ टैगोर जी ने ना, कहते हैं बांग्लादेश का राष्ट्रीय गान लिखा। अब आप कहोगे क्यों मजाक करते हो गुरुजी? क्योंकि बच्चों जब बंगाल विभाजन हुआ था ना, तो बंगाल विभाजन के दौरान रविंद्रनाथ टैगोर ने एक गीत गाया था, आमार सोनार बांग्ला। तो उसी को ना बांग्लादेश ने अपना क्या बना लिया? राष्ट्रीय गान बना लिया। तो रविंद्रनाथ टैगोर ने भारत का भी लिखा, बांग्लादेश का भी लिखा। और एक हमारा जो नीचे है ना, जो पड़ोसी है
चीन, उसके भी मतलब है ना राष्ट्रीय गान के कुछ लिरिक्स है ना रविंद्रनाथ टैगोर की पुस्तक गीतांजलि से लिए गए हैं। तो ये याद कर लेना। 16 दिसंबर 1971 को ना युद्ध क्या हो गया था, समाप्त हो गया था। मीना जी पूछ रही है बुक कब आएगी। आज बुक का लेक्चर के स्टार्टिंग में बुक का ही वर्णन किया है बच्चों। पब्लिशर के पास कल ये पुस्तक है ना, कल का टाइम है, परसों ये पुस्तक है, इस महीने आपसे वादा किया था पब्लिकेशन के पास भेज देंगे। वो देखते हैं 2 या 3 दिन कितने दिन लेंगे। आगे आता है बच्चों, स्वतंत्र भारत में हॉकी के खेल में अपना पहला ओलंपिक स्वर्ण पदक किस वर्ष जीता था। तो स्वतंत्र भारत में बात करूं तो 1948 में जीता था। कौन सा ओलंपिक हुआ था? लंदन ओलंपिक हुआ था। और इस टाइम किस प्लेयर का बोलबाला था बच्चों? मेजर ध्यानचंद का बोलबाला था। मेजर ध्यानचंद की पुस्तक पूछी जाती है। मेजर ध्यानचंद की पुस्तक का नाम क्या था? तो मेजर ध्यानचंद की पुस्तक का नाम क्या रहेगा बच्चों? गोल। वो पूछेगा गोल किसकी पुस्तक थी? तो गोल मेजर ध्यानचंद की पुस्तक होती थी। और मेजर ध्यानचंद ने ना बच्चों बहुत से ओलंपिक भारत को दिलाए थे, लेकिन ना उनके लिए कोई भी सुविधा नहीं थी। जब मेजर ध्यानचंद जी हमें विदा करके जाते हैं ना, तो उनके लिए बच्चों क्या है, उनके लिए सरकार ने कुछ भी नहीं किया। हालांकि उनकी याद में 29 अगस्त को हम क्या बनाते हैं? नेशनल स्पोर्ट्स डे के रूप में बनाते हैं। लेकिन जितना सम्मान इनको मिलना चाहिए था ना, वो सम्मान इनको नहीं मिल पाया। और मेजर ध्यानचंद है ना बच्चों, जो पूछा जाता है हिटलर है ना, जो जर्मनी का तानाशाह होता था ना, वो भी बच्चों किसका फैन होता था? मेजर ध्यानचंद जी का फैन होता था। और कहते हैं एक बार जब जर्मनी की टीम को ना मेजर ध्यानचंद ने जब हराया ना, तो हिटलर ने मेजर जी को अपने दावत पर बुलाया और कहा कि आप है ना मेरी सेना में आ जाइए, आप मैं आपको सारे पद दे दूंगा जो आपको चाहिए। लेकिन ना इतने बड़े ये स्वामी भक्त होते थे, भारत माँ के ऐसे लाडले होते थे, हिटलर के ऑफर को ठुकरा दिया, जिस ऑफर को ठुकराने से पहले मौत को गले लगाना होता था। लेकिन ये घबराए नहीं। ऐसे ही तो बच्चों कोई लोग इतिहास, हाँ ये क्वेश्चन सीजीएल 2018 में आया था। मीना जी मैं कह रहा हूँ, मैं कोई भी क्वेश्चन है ना छोटे लेवल का अब नहीं करवाऊंगा, क्योंकि छोटे लेवल के क्वेश्चन एग्जाम में नहीं आएंगे। 10 क्वेश्चन करवा दिए फिर फायदा क्या हुआ एग्जाम में? ये दिखाऊंगा बच्चों। और मैं आपको एग्जाम्पल भी दूंगा। एग्जाम्पल क्या दूंगा? एग्जाम्पल दूंगा कि ये क्वेश्चन है ना घूम फिर करना, एचएसएससी के भी एग्जाम में यही क्वेश्चन घूम फिर कर आएंगे। आज क्या लास्ट क्वेश्चन देखना बच्चों, रितु रानी, विनेश फोगाट, राजीव गांधी, खेल रत्न, ये रजत जी करवा दिया है मैंने। आगे देखो, 2018 में निम्नलिखित में किसने ए सेंचुरी इज नॉट एनफ, ये पेपर में आ गया ना 2000 सॉरी बच्चों, ये एक पेपर में ना कलरक के पेपर में यही क्वेश्चन आया था। 2018 में निम्नलिखित में किसने ए सेंचुरी इज नॉट एनफ का लेखन किया था? ये कलरक के एग्जाम में आया था। और ये क्वेश्चन है ना पहले बच्चों सीएचएसएल के एग्जाम में आया था। क्वेश्चन इस प्रकार से घूमते हैं, क्वेश्चन को बच्चों पकड़ना सीख जाओ। एचएसएससी है ना, क्या होता है, रेलवे वाले है ना एग्जाम वाले, वो एनटीपीसी वाले एसएससी में चले जाएंगे, एसएससी वाले एनटीपीसी में चले जाएंगे, एनटीपीसी वाले हरियाणा वाले में आ जाएंगे, हरियाणा वाले एसएससी वाले में। ऐसे है ना ये सर्कल होता है। और जो बच्चा इस सर्कल को ना पकड़ लेगा ना उसका सिलेक्शन हो जाएगा। दिक्कत हमारे ये होती है कि हम है ना मतलब इस चीजों को पकड़ नहीं पाते। अभी जो पीछे ना जो कलरक का एग्जाम हुआ था ना, उसमें मैथ आया था ना, वो +1 और 2 का एनडीए वाला मैथ था। अब उसको बच्चे पकड़ गया ना, वो तो आगे तैयारी कर लेगा, और जो नहीं पकड़ पाएगा तो वो हाथ पे हाथ धरा बैठा रहेगा। तो ये याद करना बच्चों, जहां पर ना हमारी सोच खत्म होती है ना, वहां से एचएसएससी की सोच शुरू होती है। तो ये क्वेश्चन है ना बच्चों, यहाँ सीजीएल में भी आया था ना मीना जी। तो ये क्वेश्चन है ना छोटे लेवल के क्वेश्चन नहीं है। और मैं ना जब भी वीडियो डालता हूँ ना, तो आज भी वीडियो डाल लूंगा, देख लेना। एक हमारे मतलब वो कहते हैं ना मतलब बहुत प्यार करने वाले स्टूडेंट है, जब भी पेपर में ना ये मैं सोल्व करवाता हूँ ना, नीचे क्वेश्चन उसका कमेंट जरूर आएगा,
सर क्वेश्चनों का लेवल बढ़ाइए। अरे यार, जो एसएससी पूछ रही है, सीजीएल वगैरह में आ रहे हैं, सीएचएसएल वगैरह में आ रहे हैं, उसके लेवल क्या यार, छोटे लेवल के क्वेश्चन होंगे। लेकिन ना, वो बोलेगा ही बोलेगा। चलो, एक व्यू तो आता है, और उसको भी धन्यवाद करता हूँ कि कमेंट करने के लिए समय तो निकालता है। कोई बात नहीं, कहते हैं ना, तुझसे अच्छे तो मेरे दुश्मन है, जो बात बात पर कहते हैं तुझको छोड़ेंगे नहीं। अपने तो भूल जाते हैं, लेकिन वो भूलते नहीं है। कोई दिक्कत नहीं है, तो ये याद कर लेना बच्चों। राम राम जी, लेट हो गया अंकुश जी, कोई दिक्कत नहीं है, देर आई दुरुस्त आई। तो ये सेंचुरी इज नॉट एनफ कौन किसकी रहेगी? सौरव गांगुली की पुस्तक रहेगी। बहुत इंपोर्टेंट प्लेइंग, जो सौरव गांगुली की पुस्तक बच्चों पक्का पेपर में आती है। सचिन तेंदुलकर को ना मास्टर मास्टर ब्लास्टर कहा जाता था। क्या कहा जाता था? मास्टर ब्लास्टर। अगर इसकी जगह लिटिल मास्टर आई ना, लिटिल मास्टर, वो सुनील गावस्कर को कहा जाता था। बच्चे इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं। विराट कोहली है ना, ये बच्चों विराट कोहली ये भारतीय क्रिकेट टीम के अभी वर्तमान में क्या रहेंगे? कप्तान रहेंगे। और भूतपूर्व कप्तान कौन थे? एमएस धोनी। और इसी पर सुशांत सिंह राजपूत, जो हमारे बीच में अब नहीं रहे, उन्होंने महेंद्र सिंह धोनी अनटोल्ड स्टोरी बनाई थी। सौरव गांगुली बीसीसीआई प्रमुख के पद के रूप में संभाल रहे हैं। और किसी समय ना बच्चों उस बीसीसीआई ने ना, जिस सिलेक्शन कमेटी ने ना बच्चों सौरव गांगुली को यह कहकर निकाल दिया था कि तेरे में अब इतनी औकात नहीं है, तू क्रिकेट खेल सकता है, आज ये उसी का अध्यक्ष है। ये होते हैं बच्चों जज्बे। जो लोग है ना, क्या होता है कई बार ना, मतलब अंबानी परिवार की बात बताता हूं। एक बैंक ने ना अंबानी को लोन देने से इनकार कर दिया, और अंबानी ने कुछ टाइम बाद मेहनत करके उस बैंक को ही खरीद लिया। जिस बैंक ने अंबानी को लोन देने से इनकार किया था, उस बैंक को अंबानी ने खरीद लिया। और जिस प्लेयर को ना, जिस सिलेक्शन कमेटी ने ना रिजेक्ट किया था ना, आज उसी सिलेक्शन कमेटी का ये महाशय हिस्सा है। तो मतलब क्या है बच्चों? जज्बा होना चाहिए, जनून होना चाहिए। सचिन तेंदुलकर 16 बरस की उम्र में थे, पाकिस्तान के दौरे पर चले जाते हैं। वहां पर 150 की स्पीड वाले बॉलर थे, और सचिन तेंदुलकर को ना जब क्रिकेट खेलने जाते हैं ना, तो एक ही नारा गूंज रहा था, सचिन तेंदुलकर वापिस जाओ, दूध की बोतल लेकर आओ। यानी सचिन इतना छोटा चला गया था 16 साल की उम्र में क्रिकेट खेलने के लिए, लेकिन सचिन ना हार नहीं माना, और उसी टीम के खिलाफ शतक बनाया था थोड़े टाइम बाद। तो बच्चों जज्बा होना चाहिए। और विराट कोहली के बारे में मैं बताता हूं। विराट कोहली उस दिन भी क्रिकेट मैच खेल रहे थे जिस दिन इनके पिता का देहांत हो गया था। उस दिन भी ये अपनी टीम को रणजी, इनकी टीम रणजी खेल रही थी, और लास्ट दिन था, और इनको मैच ड्रा कराना था इनकी टीम को। और उस दिन जिस इंसान ने अपने पिता को खोया है, उसका दर्द बच्चों वो कौन भुला सकता है। लेकिन उस दिन ना, सारा दिन ना, उस मैच को ये ड्रा करवाया था। रोते रहे थे लेकिन मैच खेलते रहे थे। ऐसे ऐसे महेंद्र सिंह धोनी को कौन भुला सकता है? एक रेलवे की जॉब छोड़ करना, एक लड़का छोटी सी, मतलब एक गांव से, रांची का एक लड़का निकल पड़ता है। पूरे इसके पास पैसे भी नहीं थे खेलने के, जहां तहां से पैसे इकट्ठे किए, और भारतीय क्रिकेट टीम का कैप्टन कूल बन गया। तो इनकी स्टोरी है ना, जब पढ़ोगे ना बच्चों, अंदर से इनकी स्टोरी हिलाकर रख देगी। युवराज सिंह की द टेस्ट ऑफ माई लाइफ पढ़ना, जब कैंसर से जूझ रहे थे ना युवराज सिंह। तो मतलब इनकी ना बुकें पढ़ोगे ना, हमेशा बच्चों हमें है ना ऐसे इंसानों की बुकें पढ़नी चाहिए जिनसे ना हमें क्या करना है, जिनसे ना हमें प्रेरणा मिलती है। तो ये चारों के चारों क्रिकेटर है ना, एक प्रेरणा की क्या है, मिसाल है। अगर आप पॉजिटिविटी से देखोगे तो बच्चों आपको प्रेरणा मिलेगी। अगर आप नेगेटिविटी से देखोगे तो आपको कोई भी प्रेरणा नहीं दे सकता। तो ये चीजें आपको याद रखनी है बच्चों। बड़े लेवल के क्वेश्चन मैंने आपको करवाए हैं, ठीक है। और अभी भी आपको लगता है ना लेवल वाले नहीं है, तो भाई क्या कर सकते हैं, फिर तो वो कहते हैं ना भगवान ही रखवाला है, ठीक है। और आज का लेक्चर बताना बच्चों कैसा लगा, देखता हूँ कोई क्वेश्चन हमारा रह तो नहीं गया। आज वाला बताओ लेक्चर कैसा लगा।
जब तक बताओगे नहीं तो पता नहीं चलेगा, पता नहीं चलेगा तो अगले में इम्प्रूवमेंट नहीं हो पाएगी, इम्प्रूवमेंट नहीं हो पाएगी तो प्रोग्रेस रुक जाएगी, और प्रोग्रेस रुक गई तो फिर बच्चों हमें कहाँ जाएंगे, क्योंकि चलने का नाम क्या है, जिंदगी है। जब तक हम चलते रहेंगे ना तब तक है जिंदगी चलती रहेगी। तो आपसे यही रिक्वेस्ट मैं दोबारा करता हूँ कि अपनी इस प्रोग्रेस को रुकने मत देना। तो आज का लेक्चर आपको कैसा लगा आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताना, और आपकी बुक वाली डिमांड जल्दी पूरी हो जाएगी। और आपसे यही रिक्वेस्ट करता हूँ कि कोर्स के बारे में ना अपने साथी बच्चों को ज़रूर बताया करो अगर क्लास अच्छी लगे, और जीके भाई प्रदीप सर चैनल को भी सब्सक्राइब कर लिया करो। तो आज के लिए इतना ही है बच्चों, कल आपसे दोबारा। थैंक यू सभी बच्चों का इतना प्यार मिल रहा है, सभी को लव यू, थैंक यू। और कल है ना हम आपसे दोबारा रूबरू होंगे, तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों। हंसते रहो, मुस्कुराते रहो, अपना और अपनों का ख्याल रखना। आपसे अरे परमेश्वर भाई, थैंक यू भाई, ठीक है, सभी को लव यू ऑल, बाय बाय, टेक केयर।